ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। रात गए की ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इस ट्रांसमिशन में हमारा आपके साथ रब्ता रह सकता है फेसबुक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए और लाइव कॉल्स के ज़रिए। फेसबुक पे हमारा पेज है रात गए, ट्विटर हैंडल है रात गए और हमारा ईमेल एड्रेस है ptv@ratgaye@ptv.com.pk और टेलीफोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, वो आप नंबर देखें और अगर चाहें तो हमसे बात करें, हमारे मेहमानों से कुछ कहना चाहते हैं तो उस टेलीफोन के ज़रिए आप शरीक हो सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, रात गए का जब कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ और ये बहुत पुरानी बात है, इसका आइडिया ये था कि हम अपने शायरों को, अपने फ़नकारों को, अपने मुसव्विरों को बहुत ज़्यादा इज्जत देंगे। हम लोगों की दर्जा बंदी नहीं करेंगे कि कौन अव्वल है, कौन दोम है और कौन सोयम है। ऐसा नहीं होगा। जो शख्स भी शेर लिखता है, जो शख्स भी तस्वीर बनाता है, जो शख्स भी गाता है, कोई साज बजाता है, उसका एहतराम होना चाहिए, उसकी तकरीम होनी चाहिए। और बिहाइंड ऑल दिस एक ऑब्जेक्टिव था, एक ख्वाहिश थी कि लोग पाकिस्तान के बारे में ज़रा मुख्तलिफ तरीके से सोचने लग गए हैं। हमें लोग शिद्दत पसंद कहना शुरू हो गए हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए पाकिस्तान टेलीविज़न की वसातत से हमने लोगों को बताया कि पाकिस्तान का असल चेहरा ये है। हम अपने लिखारियों की, अपने पेंटर्स की, अपने म्यूजिशियंस की, अपने गुलकारों की बेइंतहा इज्जत करते हैं। हम खुश रहने वाले, अपने फ़नून पर फ़ख्र करने वाले लोग हैं। लेकिन एक प्रोग्राम, एक इदारा, शायद ये कोशिश काफ़ी नहीं होती बाज़ औक़ात। जो हमारे आजकल के मसाइल चल रहे हैं वो बड़ी शदीद नौइयत के हैं, उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि हमारे प्रोग्राम की बिसात शेर व शायरी के गिर्द घूमती है। हम उस दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। जो कुछ आजकल हो रहा है उस पे बजाय इसके कि मैं कुछ कहूं या हमारे मेहमानों में से कोई बात कहे, अहमद अदीम कासमी साहब की एक नज़्म है, वो आपकी गोश गुजार करता हूं। उम्मीद है कि बात आप तक पहुंच जाएगी। अहमद अदीम कासमी साहब ने लिखा है कि जिंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद हैं, जिंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद हैं। देखना, हद्दे नजर से आगे बढ़कर देखना भी जुर्म है। सोचना, अपने अकीदों और यकीनों से निकलकर सोचना भी जुर्म है। आसमां दर आसमां असरार की परतें हटाकर झांकना भी जुर्म है। क्यों भी कहना जुर्म है, कैसे भी कहना जुर्म है। क्यों भी कहना जुर्म है, कैसे भी कहना जुर्म है। सांस लेने की तो आज़ादी मुयस्सर है मगर, सांस लेने की तो आज़ादी मुयस्सर है मगर जिंदा रहने के लिए कुछ और भी दरकार है। और इस कुछ और का तस्करा भी जुर्म है, और इस कुछ और का तस्करा भी जुर्म है। ए हुनरमंदाने आईनो सियासत, ए खुदावंदाने ऐवाने अकायद, जिंदगी के नाम पर बस एक इनायत चाहिए। जिंदगी के नाम पर बस एक इनायत चाहिए। मुझे इन सारे जराइम की इजाजत चाहिए, मुझे इन सारे जराइम की इजाजत चाहिए। प्रोग्राम में मेहमानों को बुलाएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। ख़वातीन हज़रात, एक दफ़ा फिर आपको रात गए की पुरानक ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम चुन चुन के इस ट्रांसमिशन में मेहमानों को बुलाते हैं ताकि उनकी बातों से, उनके इल्म से, उनके तजुर्बे से आपको कुछ मिल सके, कुछ इल्म हासिल हो, कुछ इस्तिफ़ादा कर सकें। आज जो लोग हैं बड़े काबिल कदर लोग हैं और आप लोग उन्हें जानते भी हैं, मानते भी हैं, पहचानते भी हैं। जो पहले हमारे गेस्ट हैं, बड़ा मारूफ नाम है ड्रामे की दुनिया का, ख़ास तौर पे पाकिस्तान टेलीविज़न से इनकी वाबस्तगी बहुत पुरानी है। मज़े की बात यह है कि इन्होंने
अब इस चैनल को बहुत बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस दी हैं, ऐसी जिन पर हम आज के दौर में भी फख्र कर सकते हैं। इन्होंने हर शोबे में काम किया, जो बड़ा मुश्किल होता है कि आप हर स्टेज से गुजरकर इस सतह पर पहुंचे हों। बुनियादी तौर पर डिजाइनर थे, एनसीए से पढ़ा और डिजाइनिंग का शौक था, पाकिस्तान टेलीविजन में आ गए, फिर प्रोडक्शन में किस तरह आ गए ये उनसे पूछेंगे, फिर ड्रामा प्रोडक्शन, फिर पाकिस्तान टेलीविजन के अलावा भी चैनल्स पे काम किया और फिर एक्टिंग में भी आ गए। इनकी कहानी, इनकी कामयाबियां और कामरानियां बहुत तवील है। मैं ज़्यादा तफसील में इसलिए नहीं जाऊंगा कि ये कहानी, कामयाबी की ये कहानी हम उनसे सुनेंगे तो ज़्यादा लुत्फ आएगा। बड़े नामवर डायरेक्टर, शायर, प्रोड्यूसर और हमारे बहुत अच्छे दोस्त जनाब तारिक जमील साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप इस ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। अम्मार भाई आपका शुक्रिया। ये दरो दीवार तो देखे अपने हैं, हाँ, और देखे भाले हैं, हाँ। लेकिन आज ये आपने जो मदऊ किया मुझे, तो इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी इजाज़त से मैं बाकी मेहमानों का भी तारुफ कराना चाहता हूँ। हमारे जो दूसरे दोस्त हैं, शायर है और कमाल के शायर हैं। गज़ल लिखी इन्होंने और गज़ल में जदीद इस्तारे, जदीद सूरत हाल, जदीद ज़माना वाज़े तौर पर नज़र आता है। अखबारात के लिए, शौरा के लिए, शायरी की दुनिया के लिए ये नाम बिल्कुल भी नया नहीं है। सिलेबस के सिलसिले में इन्होंने बड़े अहम कारनामे किए हैं। दयाल सिंह कॉलेज के शोबे उर्दू में ये उसके सरबराह हैं और बड़ी मेहनत से जो इल्म इन्होंने खुद हासिल किया वो आगे पहुंचाते हैं। शायरी में इन्हें एक नई आवाज़ यकीनन कहा जा सकता है और बड़ी तवाना आवाज़। मेरे दूसरे मेहमान हैं नासिर बशीर साहब। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका कि मुझे याद किया आपने, बहुत मोहब्बत है आपकी। मैं आपकी इजाज़त से आज की जो तीसरी मेहमान है उनका तारुफ करा दूँ। मौसीकी के सिलसिले के बगैर रात गए की ट्रांसमिशन नामुकम्मल रहती है। आज की जो गुलकारा हैं बहुत खुश शक्ल और खुश आवाज़ गुलकारा है। नीम क्लासिकल, काफ़ी, गज़लें सब गाती हैं और बहुत अच्छा गाती हैं। राजस्थानी फैमिली से ताल्लुक़ है और राजस्थान वो इलाका है जिसने इस मुल्क को, इस धरती को बड़े बड़े गुलकार दिए हैं। उस्ताद फ़तेह अली ख़ान हैदराबादी इनके उस्ताद हैं। जब उस्ताद साहब का नाम आ गया उसके बाद मज़ीद तारुफ की और कोई गुंजाइश नहीं है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गुलशन जहाँ साहिबा का कि वो इस ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका और पीटीवी का, बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें यहाँ परफॉर्म करने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया आप सबका। आपका शुक्रिया, आप इस ट्रांसमिशन में तशरीफ लाई और इसको रौनक बख्शी। तारिक साहब से बात शुरू करते हैं। तारिक साहब, सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? डिज़ाइनर और एनसीए और फिर ड्रामा प्रोड्यूसर, इब्तिदा कैसे हुई? इब्तिदा तो पढ़ने लिखने से ही हुई। अच्छा, ठीक। और मैं अपनी पिछली ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाता हूँ। इंसान चाहता कुछ है और माँ बाप कुछ चाह रहे होते हैं, ठीक, कि बच्चा ये बने, आगे चलकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और जो भी इस तरह का है। लेकिन एक नादीदा हाथ है जो कुदरत और वो ज़ाते हक, और मेहरबान तो हर एक पर है, सही, लेकिन वो दिल में कुछ डाल देती है कि भाई रास्ता तुम्हारा ये है। ठीक। तो इब्तिदा से मैं तो जो मैट्रिक किया मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक किया। पैदाइश मेरी नौशहरा की है, पेशावर। ठीक। तो वो मैंने साइंस में किया, लेकिन साइंस में मैं चल नहीं सका। ठीक। तो फौरन ही मैं आर्ट्स की तरफ आ गया। तो मुझे लिटरेचर से, ड्राइंग से, लिटरेचर से, ड्राइंग से बड़ी दिलचस्पी थी। ऊपर ये कि मेरे वालिद साहब का जो बिजनेस था वो एडवर्टाइजिंग और प्रिंटिंग से मुतालिक था। सही। यहीं लाहौर में। तो चूंकि ड्राइंग मेरी अच्छी थी
तो मैं उनकी डिजाइनिंग में हेल्प कर दिया करता लेकिन था। जब उस स्टेज पे वालिदैन पे मुनकशिफ हुआ कि हमारा बच्चा अब डॉक्टर नहीं बन रहा, तो क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे ये बड़ी मेरी खुशकिस्मती, और क्योंकि मेरे पेरेंट्स और मेरे वालिद साहब, अल्लाह ताला उन्हें क़रीक़ रहमत करे, कि उन्होंने मुझ पर और मेरे और दीगर बहन भाइयों पर कभी कोई ऐसा प्रेशर कदगन नहीं लगाई, वो नहीं रखा। तो जब उन्होंने देखा कि साइंस में नहीं चल रहा तो कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक। तो चूंकि वो बिजनेस भी प्रिंटिंग का था, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि लाहौर में कोई नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स भी है। ठीक। तो एफए के बाद फिर मैंने किसी के कहने पर मैं चला गया उधर। उस किसी का नाम जान सकते हैं हम? मशकूक कर दिया आपने। हाँ, वो किसी तो अम्मार भाई वही होता है। हाँ, ठीक ठीक। किसी तो वही होता है। बहरहाल वो एक हमारे बड़े मेहरबान, वो भी आर्टिस्ट थे, हमीद साहब। ठीक। अगर वो हयात हैं तो अल्लाह ताला उन्हें लंबी जिंदगी दे। बाकी मुझे उनके पता नहीं कि इस वक्त वो कहाँ हैं। तो उन्होंने वालिद साहब से कहा और मुझे भी कहा कि तुम इतनी अच्छी तुम्हारी ड्राइंग है और इतना अच्छा तुम एनसीए में दाखिला लो। ठीक। तो मैं चला गया और वहाँ एजाजुल हसन साहब थे उस वक्त हेड ऑफ डिपार्टमेंट, शाकिर अली साहब प्रिंसिपल थे। बस दाखिला मिल गया, 4 साल वहाँ गुजारे। लेकिन जब एनसीए में आप गए होंगे तो जितने बड़े बड़े नाम आप ले रहे हैं, वहाँ तो दुनिया ही और होगी। बिल्कुल। एक बच्चा जिसकी सिर्फ ड्राइंग अच्छी है, जी 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 जी, उसने एनसीए में जाके क्या देखा होगा? खौफ था? नहीं नहीं, कोई खौफ नहीं, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और लेकिन ये है कि एक बाहर की दुनिया से बिल्कुल एक मुख्तलिफ दुनिया, ठीक, एक मुख्तलिफ माहौल, एक मुख्तलिफ क्या कहना चाहिए, एक बिल्कुल एक और ऑरा में आदमी आ जाता है। ठीक। और वो प्रेमिसेस कुछ ऐसा कि जिससे स्टूडेंट को इश्क हो जाता है। सही। और प्रेमिसेस अपने स्टूडेंट से इश्क करने लगता है। ठीक। तो आमतौर पर तो स्कूल या कॉलेज के लिए ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं या वो यानी जल्दी घर पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ये मैं को एजुकेशन के हवाले से नहीं कह रहा, मैं आर्ट के हवाले से कह रहा हूँ। आपकी बात दोनों हवालों से ठीक है। अच्छा, ये कहानी इसी तरह चलती रहेगी, दरमियान में बहुत सारे लोग कॉल भी करेंगे। जी जी। और जी, वो हमारे मेहमानों से कोई ना कोई बात करेंगे या इस प्रोग्राम के बारे में अपने तासुरात से आगाह करेंगे। एक कॉल लेते हैं, देखते हैं किससे क्या बात होती है। जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, साजिद अराई जी। तारिक जमील साहब को देख के बड़ी खुशी हो रही है। तो इनका ड्रामा सर एक बड़ा शौक से देखते थे, राहें। ठीक। जी सर, तो ये तो पीर नासिर जैसे अदाकारों से सर ये कैसे एक्टिंग करवाते थे? जूरा भट्टी, क्या इनका एक स्टाइल था? किस तरह इतने बड़े फनकारों से ये काम लेते थे सर, ये जानना चाहेंगे सर। ठीक है, आपका सवाल हम तक पहुंच गया। देखिए, आज की इस ट्रांसमिशन में हम कोशिश ये करेंगे कि हर एक ड्रामे की एक कहानी ना स्क्रीन पे होती है, एक स्क्रीन के पीछे होती है। तो जो मारूफ प्रोडक्शंस है, मारूफ ड्रामे हैं तारिक जमील साहब के, उनके पीछे जो कहानियां थी वो जरूर सुनेंगे। आपने फोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा तारिक साहब, ये गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन इस ट्रांसमिशन में सारे फनून साथ चलने चाहिए। जी जी जी। अगर आप इजाजत दें तो हमारे दोस्त नासिर बशीर बैठे हैं, बिस्मिल्लाह जी, उनसे बिस्मिल्लाह। बात करते हैं। हाँ। भाई, ये शेर लिखने का इरादा कैसे किया? इंटेंशनल था? नहीं, ये इंटेंशनल नहीं होता, ये इंसान के अंदर मौजूद होता है। मैं उस वक्त का, ये मैंने कई दफा सवाल किया है और कोई इतना ज़हीन सवाल नहीं है, लेकिन मैं उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ जब कोई कहेगा नहीं मैंने इरादा करके शेर लिखा। लेकिन इसमें दोनों चीजें होती है, इरादा भी शामिल होता है और ये जैसे वो है ना, हाली ने कहा कि आमद और आवर्त, लेकिन दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। पहली चीज तो है कि आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। ठीक। अच्छा, पहले मैं एक बात तारिक जमील साहब के हवाले से करूंगा। इन्होंने अभी फरमाया कि मैं पहले साइंस में था, फिर उसके बाद आर्ट्स में चला गया, तो यही किस्सा मेरे साथ भी हुआ। अच्छा, फिर इन्होंने कहा ना कि इनकी जिंदगी में किसी भी शामिल है, तो मेरी जिंदगी में किसी बहुत सारे शामिल हैं। अच्छा। मेरी ये जो शायरी का मजमुआ छपा, मंजर बदल गए, 1994 में, उसका फ्लैप लिखा है अहमद नदीम कासमी साहब ने,
उसका दीबाचा लिखा शहजाद अहमद साहब ने, और बहुत अच्छा दीबाचा लिखा। शहजाद साहब बहुत कम लिखा करते थे और लोग कहा करते थे कि वो तारीफ कम करते हैं किसी की, लेकिन उन्होंने बहुत शानदार दीबाचा लिखा है और बहुत अच्छी बातें की उसमें। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है किसी की बात जो की ना इन्होंने, तो उस किताब का इंसाफ मैंने लिखा किसके नाम करूं। अच्छा, तो दिलदार पे भट्टी साहब ने ये देखा, तो मुझे कहते नासिर बशीर तो बड़ा खचरा बंदा है, हाँ, तू लिखना सी किस किस के नाम करूं, तू क्या चलो लिख दो किसके नाम करूं। कहते तेरे मैं जान दिया, तू बड़े बड़े गलत कॉलेज मुशारे पढ़ तू जाके। ठीक। तो ये मुझे ना इनकी बात से याद है कि मुझे एक बात बताएं कि इस गुफ्तगू में जो इब्तदाई गुफ्तगू की, और आप दोनों से सवाल है कि हमने साइंस को विलन नहीं बना दिया। नहीं, साइंस असल में चूंकि आपके प्रोग्राम का जो अभी आप इब्तिदाइया फरमा रहे थे, रात गए, जी, पहले तो ये कि रात का ये नाम बहुत प्यारा नाम है, और मुझे एक रेडियो का बात निकल रही है, एक गीत भी था, रात गए ये कौन आया है। मैं तो समझता हूँ उसको सिग्नेचर ट्यून होना चाहिए आपके प्रोग्राम का, कभी सुनिएगा। अब मैंने सुना हुआ नहीं है, लेकिन हाँ, सुनूंगा। पुराना गीत है रेडियो लाहौर का, रात गए ये कौन आया है। तारिक जमील साहब है, नासिर बशीर साहब है, बिल्कुल वही। तो साइंस को कोई विलन नहीं बनाया गया, लेकिन चूंकि आपके प्रोग्राम, आपने तारुफ भी यूं ही फरमाया कि कल्चर, आर्ट, शायरी, पेंटिंग, मौसीकी और फ़नून लतीफ़ा से मुताल्लिक जो चीज़ें हैं, तो यहाँ जो आएगा वो साइंस का तो तालिब इल्म नहीं होगा, या कम से कम साइंस में फेल जरूर, साइंस में फेल जरूर हुआ होगा। तो विलन हरगिज नहीं, साइंस से जुदा रहकर तो फी ज़माना और इस जदीद दुनिया में आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। बिल्कुल दुरुस्त है। और बल्कि अब तो यूं हो गया है कि जो फिजिक्स पढ़ने वाले लोग, वो तो ये कहते हैं कि फिजिक्स वो है जो मेटाफिजिक्स की तरफ, सही, बिल्कुल सही है, आपको ले जाती है। ठीक। तो बहरहाल विलन हरगिज नहीं है। ठीक है। अच्छा, ड्रामों पे मजीद बात होगी, लेकिन इससे पहले कि हम मौसीकी के सिलसिले की तरफ जाएं, एक गजल हम नासिर बशीर से जरूर सुनना चाहते हैं। जी, मैं एक गजल में पेश करता हूँ। ताज़ा गजल है, ताज़ा गजल है जी। आपकी इजाजत से चाय पी सकते हैं? बिल्कुल, आपके लिए। आप चाय पीजिए, मैं गजल सुनाता हूँ जी। अब ये तलवार छुपा ली जाए, अब ये तलवार छुपा ली, अब ये तलवार छुपा ली जाए, अमन की राह निकाली जाए। बहुत अच्छे, वाह। अब ये तलवार छुपा ली जाए, अमन की राह निकाली जाए, दफन कर आए इसे ज़ेरे ज़मीं, दफन कर आए इसे ज़ेरे ज़मीं, जुल्म की लाश उठा ली जाए। बहुत अच्छे। दफन कर आए इसे ज़ेरे ज़मीं, जुल्म की लाश उठा ली जाए, घर की तामीर भी हो जाएगी, घर की तामीर भी हो जाएगी, पहले बुनियाद तो डाली जाए। बहुत अच्छे। घर की तामीर भी हो जाएगी, पहले बुनियाद तो डाली जाए। शहर का शहर तमाशाई है, शहर का शहर तमाशाई है, अपनी दस्तार संभाली जाए। बहुत अच्छे। शहर का शहर तमाशाई है, अपनी दस्तार संभाली जाए, हम जो कशकोल लिए फिरते हैं, हम जो कशकोल लिए फिरते हैं, इसमें खैरात ना डाली जाए। वाह वाह वाह। हम जो कशकोल लिए फिरते हैं, वाह वाह वाह, इसमें खैरात ना डाली जाए, ना खुदाओ न डबोना कश्ती, ना खुदाओ न डबोना कश्ती, ये क़यामत अभी टाली जाए। ना खुदाओ न डबोना कश्ती, ये क़यामत अभी टाली जाए, फाख्ता आज नजर आई है, फाख्ता आज नजर आई है, इसकी तस्वीर बना ली जाए। बहुत अच्छे। फाख्ता आज नजर आई है, इसकी तस्वीर बना ली जाए। बात अफसाना भी बन सकती है, बात अफसाना भी बन सकती है, बात इतनी ना उछाली जाए। बहुत अच्छे। दिन में शबरात मनाने वालों, दिन में शबरात मनाने वालों, रात को ईद मना ली जाए। दिन में शबरात मनाने वालों, रात को ईद मना ली जाए,
अब ये तलवार छुपा ली जाए, अमन की राह निकाली जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। इसके साथ ही अब हम मौसीकी के सिलसिले की तरफ चलते हैं। गुलशन जहां साहिबा, पहले मुझे बताइए कि आप अपनी तरबियत के बारे में, अपने उस्ताद के बारे में, कब से गाना शुरू किया, कुछ अपने बारे में बताएं। मैंने गाना तो जाहिर है जो भी गाता है ये अल्लाह की तरफ से ही होता है सारा। कोई भी आर्टिस्ट होता है तराशना पड़ता है उसको, लेकिन पैदाइशी होता है आर्टिस्ट। सही। तो गाना तो हमारी फैमिली रिलेशन में सारा, मतलब कि हमारे ख़ानदानी गाना है, म्यूज़िक हमारे खून में शामिल है। ठीक। तो फिर खान साहब मुझे मिल गए, ये मेरी खुश नसीबी है कि मुझे खान साहब जैसे हस्तियों ने मुझे कबूल किया और अपनी शागिर्दी में लिया। बस ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। उन्होंने मुझे मतलब कि थोड़ा सा तराशा, थोड़ा मुझे सिखाया। इस लायक तो नहीं हुई हूँ मैं कि उनका मैं गा सकूं, उनका जो भी सबक है मैं हासिल कर सकूं। अभी सीख रही हूँ। राजस्थानी हम लोग हैं, ठीक। आपको मैंने बताया कि हमारे ब्लड में शामिल है म्यूजिक से हमें लगाव है। ठीक। तो मैं सबसे पहले वही आपको मैं सुनाना चाह रही हूँ। हमारी जुबान में, हमारी मादरी जुबान में एक मनकबत है, सैयद बुखारी हैं हाजब शक्करबार, जो जिनका पड़ोसी मुल्क में दरबार शरीफ है, उनका बहुत नाम है। तो हमारे आबा व अजदाद के वो मुर्शद नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं। ठीक जी, आपकी इजाजत। जी बिस्मिल्लाह, आगाज कीजिए। शकर
बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने गाया और अपने सारे घराने को और जो इलाका आपका है उस सब को आपने इब्तिदा में ही निभा दिया है, बहुत अच्छे तरीके से गाया। और अब जब ये मरहला गुजर जाता है तो हमारा प्रोग्राम उस सतह पर आ चुका होता है जो हमारी ख्वाहिश होती है। एक सेलिब्रिटी होते हैं जो अपने इब्तदाई तजुर्बात एक्सप्लेन कर चुके होते हैं, एक शायर एक गज़ल पढ़ चुका होता है और मौसीकी का तड़का अब हम लगा चुके होते हैं। अच्छा तारिक साहब, मुझे ये बताइए, आजकल तो प्राइवेट इदारों में बच्चा डायरेक्ट प्रोड्यूसर होता है, उस जमाने में पीटीवी में असिस्टेंट प्रोड्यूसर से प्रोड्यूसर तक जाने के लिए बड़ी तगोदा करनी पड़ती थी और आपने बड़े सीनियर प्रोड्यूसर्स को सर्व भी किया व्हेन यू वर असिस्टेंट प्रोड्यूसर। तो असिस्टेंट प्रोड्यूसर जब आप थे उस जमाने का कोई हाल बताइए। हाँ, ये बात सही है कि असल में पीटीवी में जो जिसको प्रोड्यूसर कहा जाता है, सही, वो प्रोड्यूसर होता है ऑन द बिहाफ ऑफ पीटीवी। ठीक। आमतौर पर जो समझा जाता है कि प्रोड्यूसर वो है, चाहे फिल्म हो ड्रामा हो, जो उसमें फाइनेंस करता है, ठीक, और उसकी लुक आफ्टर करता है, ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव और दीगर हवालों से। तो ये प्रोड्यूसर उस हवाले से होता है ऑन द बिहाफ ऑफ पीटीवी। ठीक। लेकिन उसको तगोदो इसलिए करनी पड़ती है और बहुत ज्यादा वक्त इसलिए लगाना पड़ता था या पड़ता है कि वो बैक वक्त डायरेक्टर भी बन रहा होता है। ठीक। ड्रामे का एक डायरेक्टर होता है, एक प्रोड्यूसर होता है। ठीक। पीटीवी में वही डायरेक्टर होता है, वही प्रोड्यूसर होता है। तो अब प्राइवेट साइड में चूंकि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अलग अलग हो चुके हैं, ठीक, लिहाजा वहां डायरेक्ट प्रोड्यूसर बन जाता है। ही हैज नथिंग टू डू विद द डायरेक्शन, अलबत्ता वो लुक आफ्टर करता है, वो डायरेक्टर को उस तरह के फैसिलिटेशंस देता है कि कहाँ रिकॉर्डिंग करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो मैं जब मेरी जो ये डिज़ाइनर के बाद जो ये जो कन्वर्जन कह लें या जो प्रोडक्शन में आया, तो वो फिर मैंने स्टार्ट लिया इस्लामाबाद हेडक्वार्टर से। ठीक। लेकिन चूंकि मैं डायरेक्टर बनना चाहता था तो हेडक्वार्टर में मैं क्या करता, हेडक्वार्टर में तो डेस्क है, ठीक, फाइलें हैं और कागज है और कलम है। तो मैं बड़े उसमें था कि किसी सेंटर पे पहुंचूं। तो मेरी खुशकिस्मती और खुशबख्ती कि मेरी ट्रांसफर फिर कराची हो गई और कराची में मैंने पीटीवी के बड़े बड़े नाम हैं, बख्तियार अहमद साहब और काजम पाशा साहब और एक आध प्रोग्राम में सायरा काज़मी को असिस्ट किया मैंने, लेकिन ज्यादा वक्त मैंने काजम पाशा साहब के साथ। अच्छा, ये लोग सिखाते थे या ऑन द जॉब ट्रेनिंग है? ये ऑन द जॉब भी है, ठीक, और सिखाते भी थे, ठीक। लेकिन देखें, सिखाया ये रिसीविंग एंड की भी बात है। वेरी ट्रू। ये ऐसा नहीं कि आप कुछ कह रहे हैं और दूसरा अगर बहरा है तो आपका कहना सारा बेकार है। तो कहा उसी को जाता है जो सुनने वाला हो। बिल्कुल सही है। जैसे मौसीकी में सुनकार की बड़ी अहमियत है। एक गाने जंगल में मोर नाचा किसने देखा। हाँ, ये एक और एंगल है कि मोर जो नाचता है वो अपने मन की चाहत के लिए नाचता है। ठीक। तो ये वो जैसे कि अभी भाई बता रहे थे कि ये पहले से कुछ चीज अंदर होती है। तो हमारे यहाँ चूंकि बेरोजगारी और इन चीजों का भी दखल है, तो बहुत सारे साथी इस तरह के भी इन फील्ड्स में आ जाते हैं जिनको रोजगार चाहिए होता है। ठीक। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी आते हैं जो उस फील्ड में कुछ काम करना चाह रहे होते हैं। ठीक। तो जब आपका सीनियर या आपका उस्ताद ये देखता है कि इसमें इसका रिसीविंग एंड पावरफुल है, ठीक, तो वो जरूर सिखाता। बिल्कुल। और इसी शायद तदरीस का नतीजा था 1990 में फिर आप प्रोड्यूसर बन गए। जी, मैं बड़ी जल्दी फिर मेरी प्रमोशन हो गई। मैं 88 में गया कराची, 90 में मैं प्रोड्यूसर बन गया। ठीक। और पहला प्रोजेक्ट आपका? मैंने देखे जी, वो जब मैं प्रोड्यूसर बना
तो अब ये सच्ची बात है कि दिल में तो यही हर एक डायरेक्टर के होती है कि मैं ड्रामा डायरेक्ट करूं। अब पीटीवी में जैसे कि प्रोग्राम्स मैनेजर हैं या जीएम हैं, उनको तो सारे प्रोग्राम करने हैं, कवालियाँ भी करनी हैं, म्यूजिक के प्रोग्राम भी करने हैं, डिस्कशन प्रोग्राम्स भी करने हैं। तमन्ना हर प्रोड्यूसर की है कि मैं ड्रामा करूं, अब इतने ड्रामे कहाँ से आए, लेकिन होता है अंदर एक। तो मैंने अपने उन दिनों हमारे प्रोग्राम्स मैनेजर थे ज़हीर खान साहब, बड़ी मुश्किल से उनसे मैंने एक इजाज़त ली, एक छोटा सा प्ले 25 मिनट का किया मैंने, तो उससे उन लोगों ने भी अंदाज़ा लगाया होगा। लेकिन वो बात वहीं रह गई। पीटीवी इंसाइक्लोपीडिया एक प्रोग्राम हुआ करता था, वो मैंने किया। फिर एक प्रोग्राम जिसने मुझे भी इत्मीनान दिया, मैं टीवी का नाम भी बड़ा उसमें बढ़ा, राहत काज़मी साहब उसके कॉम्पेयर थे। उस प्रोग्राम का नाम था पाकिस्तानी अदब साल बसा, और बहुत ही लाजवाब, बहुत प्यारा प्रोग्राम, बहुत ही लाजवाब। राहत काज़मी ने बहुत अच्छा वो होस्ट किया, और जो उसके पीछे रिसर्च थी जी, और जो उसके पीछे मकसद था जी, और जिस तरह वो स्क्रीन पर नजर आया, ये सारी चीजें बहुत खूबसूरत थी। पहले टेलीफोन कॉल भी ले, जी प्लीज एक कॉल लेते हैं, देखते हैं किससे क्या बात होती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आपका नाम? सर मैं अजीज मंगल कोयटा से बात कर रहा हूँ सर। जी, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं सर जमील और आप सब दोस्तों को मेरा पहले तो सलाम पहुंचे सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम के बाद अर्ज ये है कि माशाल्लाह पीटीवी होम हमारे फेवरेट और हमारे पसंदीदा, और ये समझो कि हमारे फैमिली का एक चैनल है जिसको हम लोग बड़ी शौक से देखते हैं फैमिली के साथ। और कर जमील साहब जो ना, उसका हम लोग बहुत बड़े मशहूर है, जो इसका अभी भी एक ड्रामा जो ना पीटीवी होम पे जो चल रहे हैं राहें, और बहुत जबरदस्त इसका स्टोरी भी बहुत अच्छे हैं। इसको हम लोग माशाल्लाह फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। ठीक। और कल जमील साहब से हमारा ये अर्ज है कि इसी तरह के जो ड्रामे हैं, जो ये पुराने ड्रामे, इसी तरह के ड्रामे आजकल नया ये इस तरह के आजकल के दौर में क्यों नहीं चल रहे हैं? आजकल के दौर में ऐसे ड्रामे चल रहे हैं जो उनको हम लोग फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं। ठीक। हम लोग इसी तरह के ड्रामे हमें चाहिए, जैसे तरजमी साहब ने जो लिखे हैं, और भी बहुत सारे ड्रामे हैं हमें जो बड़े मौजूद में लिखे हैं, वो भी अच्छे हैं, हमें ये इतराज नहीं है। लेकिन पीटीवी होम जो है ना, एक फैमिली चैनल है, शुरू से लेकर आज तक हम लोगों ने जो है ना ये पीटीवी होम की माँ सेवा कोई और चैनल नहीं देखते। कभी कभार पीटीवी स्पोर्ट्स है, उसमें जो है ना वो भी पीटीवी होम किए हैं, मतलब उसमें जो है ना खेल वगैरह देखते हैं। लेकिन हमारा यही एक गुजारिश है कार जमीन साहब से कि वो ये कह दे कि इन बाला काम पे कह दे कि इसी तरह के पुराने ड्रामे की जिस तरह आदमी अपने फैमिली के साथ बैठकर देख सके। बहुत यही मेरी बात है। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, पाकिस्तान टेलीविजन की तारीफ की, तारिक जमील साहब को बड़े कॉम्प्लीमेंट दिए, उनसे कुछ दरखास्तें भी की, उन पर हम जरूर बात करेंगे। लेकिन पहले आपका शुक्रिया अदा करना है कि आपने इस ट्रांसमिशन में फोन किया और हमारा मान बढ़ाया। नासिर बशीर साहब बड़ी देर से खामोश बैठे हैं, तो क्यों खामोश बैठे? मैं तो खामोश नहीं बैठा, मैं तारिक जमील साहब से बहुत अरसे बाद मिल रहा हूँ। मैं पीटीवी में इनको बहुत अरसे पहले देखा था, तो मैं चाहता हूँ कि आज इनको बस सुनता रहूँ, मेरा तो ये दिल चाह रहा है। वैसे लेकिन हम चाहते हैं कि साथ साथ हम भी बात करेंगे। अच्छा, आपने एक बात की थी ना शुरू में कि वो पहले से सब कुछ होता है या नहीं होता, मुझे एक वाकया याद आ रहा है। एक बहुत मशहूर मुजस्समा साज थे, तो उन्होंने एक मुजस्समा बनाया और उसकी नुमाइश के लिए रख दिया। उसे लोगों ने दाद दी, तारीफ की के, और पूछा लोगों ने कि आपने इतना शानदार मुजस्समा कैसे बना लिया? उन्होंने कहा कि मैंने नहीं बनाया, ये मैं तो चट्टान काट के लेके आया था, उसकी फालतू मिट्टी उतार दी, अंदर से मुजस्समा निकल आया। अच्छी बात। तो बात ये होती है कि हमारे हर इंसान के अंदर, हर बच्चे के अंदर एक शायर भी मौजूद होता है, हर बच्चे के अंदर एक खत्तात भी मौजूद होता है, एक मूसीकार भी होता है, अदाकार भी होता है, रक्कास भी होता है, हत्ता के साइंसदान भी मौजूद होता है, जिसको हम विलन का नाम अभी दे रहे थे, सब टीचर भी मौजूद होता है। बस ये होता है कि उसको पहचानना होता है उसे अपने। ये माँ बाप का फर्ज होता है, टीचर्स का फर्ज होता है कि उसकी जो फालतू बट्टी है वो उतार दे। तो मुझे इत्तेफाक से बहुत से, मैंने कहा था मुझे बहुत से किसी मिल गए थे, ठीक, शायरी में भी किसी मिले, ठीक, अच्छा कॉलम निगारी में भी किसी मिल गए, सहाफत में मिल गए, अच्छा हत्ता के टीचिंग में मिल गए, जिन्होंने मेरी रहनुमाई की। और ये एक बात शायद आपके लिए हैरानकुन हो कि जैसे आपने यहाँ बात अभी की थी कि आपके
ऑन जॉब वो सिखाते हैं या सीखते हैं। तो शायरी के मामले में मेरे वालिद साहब शायद दुनिया के वाहिद बाप होंगे जिन्होंने अपने बेटे को एक शायर के पास भेजा कि भाई इसे इल्म रूह सिखाओ। अच्छा, मैं उस वक्त फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, नवीं जमात में तो मैं साइंस में था, ज़ेरे गौर आ गया। ज़ेरे गौर एक ये भी एक डिग्री होती थी, आपको पता होगा, पुराने लोग जानते हैं। ना वो पास होता था ना फेल होता था, देखते थे कि भाई इसका क्या बनेगा। तो मैं नवीं जमात में फेल हो गया, इसमें ज़ेरे गौर आ गया। तो वालिद साहब बुलाया गया, तो वालिद साहब ने जब रिजल्ट देखा मेरा तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा जो है ये तो शेर वेर लिखता रहता है, ये स्कूल में भी और मज़ाही गज़लें पढ़ता रहता है, शेर सुनाता रहता है, इसका कुछ करें। तब तो वालिद साहब को गुस्सा आया, उन्होंने मेरी ब्याज जो थी ना सारी वो फाड़ दी। अच्छा, फिर मैंने आर्ट्स पढ़ ली, 1 साल के अंदर मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया, उसमें मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हो गया। ठीक। जब फिर वालिद साहब ने मेरी सरपरस्ती करना शुरू कर दी। फिर जब 11वीं में मैं गया तो वहाँ एक हमारे उस्ताद थे, शायर थे, बेदिल हैदरी साहब, कबीर वाले में होते थे, और बहुत बड़ा नाम है वो, बहुत बड़ा नाम है। अच्छा, तो वालिद साहब ने, हमारे दोस्त थे अतर नासिक, वो एमए के स्टूडेंट थे उन दोनों, तो वालिद साहब ने उसके हवाले मुझे किया, अतर नासिक के हवाले, कि भाई ये मेरे बेटे को तुम शागिर्द बनवाओ, जाके लेके जाओ इनके पास। अच्छा, वो भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैं जब मुझे वो लेके गए कबीर वाले, उनका छोटा सा क्लिनिक था और 4 शीशियां खाली पड़ी होती थी, और कोई सरदर्द का मरीज आ जाता था, नज़ले का, खांसी का, और 1 रुपया या 2 रुपये ले लेते थे, और चाय का बंदोबस्त हो जाता था हमारा, जो मेहमान जाते थे। तो अतर नासिर ने कहा कि बेदिल साहब, ये लड़का शेर कहता है और इल्म रूज़ का भी इसे शौक है, तो इसे आप शागिर्द कर लें। उन्होंने कहा नहीं यार, बस अब बहुत हो गई, अब मैं नहीं शागिर्द करता किसी को, अब वक्त ज़्यादा हो गया, अब नहीं, अब मैं बूढ़ा भी हो गया, रहने दो यार। अब उन्होंने कहा नहीं बेटा साहब, ये देख लें, ये टैलेंट ज़ाया हो जाएगा। उनका कैसे? उनका अच्छा, मैं फिर इसका एक टेस्ट लेता हूँ, अगर ये टेस्ट में पास हो गया, कामयाब हो गया, तो फिर मैं इसे शागिर्द बना लूंगा। उन्होंने एक पर्ची उठाई बेदिल साहब ने, और उस पर एक मिसरा लिखा, और उस पर लिखा उन्होंने, जब मुझे कहा कि इस मिसरे पे मिसरा लगा दो, और वजन में भी हो और बामानी भी हो, 2 बातें, क्योंकि खाली वजन नहीं देखना मुझे, उन्होंने कहा बामानी बात भी हो। अच्छा, जो मिसरा उन्होंने लिखा था वो बेमानी था, ये कमाल बात थी, और ये उनकी शरारत थी, चालाकी थी उनकी। मिसरा ये था, कहाँ है कहाँ है कहाँ है अभी। अब ये बेमानी मिसरा था, इसके ऊपर मिसरा लगाना कोई मेरे मुश्किल था बहुत, और मैं तो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। बहरहाल उन्होंने एक हाफ सेट मंगवाया, उसमें 3 कप निकलते थे, तीसरा कप मुझे दिया, जिसमें चाय जरा थोड़ी थी, वो मुझे दिया, और कहा कि ये लेके वहाँ परे बैठ जाओ, और इस पे कोई आधा घंटा तुम्हें देते हैं, इस मिसरा क्या के आओ। मैंने चाय की चुस्की लगाई, जैसे अभी यहाँ ये चाय मैंने पी है अभी, तो वहाँ चुस्की लगाई, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो आमद हो गई। ठीक, इसको आमद कहते हैं। वो मुझे तब पता चला कि आमद कोई चीज़ होती है। वो आमद हुई, मैंने कहा बेदिल साहब मैंने मिसरा लगा लिया है, और उस पर लिख भी दिया था मैंने। कहते फिर देख लो, इतनी जल्दी नहीं। नासिक ने भी कहा कि यार गौर कर लो यार, देख लो, तुम्हारे मुस्तकबिल का मसला है ये, फिर ना कहना। मैंने कहा नहीं, अब हो गया बस। अब मैंने दी पर्ची बेदिल साहब को, तो उन्होंने देखा, मिसरा पढ़ा, तो वो बड़े फिर एकदम वो परेशान हो गए मेरा मिसरा देख के। तो कहते नासिक ने कहा बेदिल साहब बच्चा है, कोई बात नहीं, दूसरा मिसरा दे दे, कोई बात नहीं। कहते नहीं यार, इसका मिसरा सुनो जरा, इसने जो मिसरा लगाया है। मिसरा ये था कि मैंने लगाया, उन्होंने कहा कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है अभी, ये दुनिया जहाँ थी वहाँ है अभी। तो मुझे ये अब महसूस होता है कि एक बच्चा, फर्स्ट ईयर का बच्चा, वो कैसे, कहाँ से अंदर मेरे अंदर ये वजन आया, और कहाँ से ये शब्द आया, बिल्ट इन होता है ना, ये मौजूद होती है। आपने जिक्र किया हाफ सेट चाय का। जी जी, चाय तो हमने भी आपको पिलाई है। जी बिल्कुल, तो हम भी शेर सुनने के मुस्तहिक बिल्कुल, मैं जरूर सुनाए ना। उन्होंने ये जान लिया कि ये ज़ेरे गौर नहीं, काबिले गौर। बहुत अच्छी जी। देखिए, इसमें आपने शुरू में बात किया था कि आज के जो हमारे सितारे हैं ना, जो आज की हमारी सियासी सूरत हाल चल रही है, माशी सूरत हाल चल रही है, और समाजी सूरत हाल चल रही है, और ये दहशतगर्दी के हवाले से भी कुछ बात, और फिर कभी मुज़ाकरात की बात होती है, कभी मुज़ाकरात ना करने की बात होती है। अब देखिए गजल के अंदर मैंने इनको समझाया इन बातों। ठीक, चमन में आग लगी है, किसी से बात करो। चमन में आग लगी है, किसी से बात करो, शरारे बरके सितम से मुज़ाकरात करो। चमन में आग लगी है, किसी से बात करो, शरारे बरके सितम से मुज़ाकरात करो, जहाने आतिशो आहन उठा के ले जाओ। जहाने आतिशो आहन उठा के ले जाओ, हमारे नाम मोहब्बत की कायनात करो। वाह वाह। जहाने आतिशो आहन उठा के ले जाओ,
हमारे नाम मोहब्बत की कायनात करो। शेर देखिए, खड़े हैं देर से हम लोग हाथ उठाए हुए, खड़े हैं देर से हम लोग हाथ उठाए हुए, हमारे साथ जो करनी है वारदात करो। बहुत अच्छा। खड़े हैं देर से हम लोग हाथ उठाए हुए, हमारे साथ जो करनी है वारदात करो, किसी के सामने इसका गिला नहीं होगा, किसी के सामने इसका गिला नहीं होगा, सुलूक जैसा भी अब तुम हमारे साथ करो। बहुत अच्छा। हमारी आंख के आंसू भी देखते रहना, हमारी आंख के आंसू भी देखते रहना, बयान जब भी मोहब्बत के वाकयात करो। फिजा में बिखरा है फूलों की पत्तियों की तरह, फिजा में बिखरा है फूलों की पत्तियों की तरह, अब आदमी को ना इतना भी बेसबात करो। मगता है खुशामदीद कहेंगे तुम्हें सब अहले जुनू, खुशामदीद कहेंगे तुम्हें सब अहले जुनू, तुम उनके लहजे में नासिर बशीर बात करो। खुशामदीद कहेंगे तुम्हें सब अहले जुनू, तुम उनके लहजे में नासिर बशीर बात करो। चमन में आग लगी है किसी से बात करो, शरारे बरके सितम से मुज़ाकिरात करो। अगर आप इजाज़त दें, इतनी अच्छी गज़ल के बाद मैं अगर गुलशन जहां से दरख्वास्त करूं कि कोई ऐसी चीज़ सुनाएं कि चमन में आग लग जाए। वाह, मुझे शेर याद आ रहा है मिर्ज़ा वीर का। इसी तरह के उसके बाद आपकी बारी आएगी। दर्दों भरी दास्तान मैं भी पेश कर रही हूँ। जी जी जी। और बहुत अच्छी आपने ये गज़ल लिखी, बहुत आला लिखी। आजकल के हालात के सामने सारा ये आप सब समझ रहे कि आप क्या सुना रही हैं? आपने सामने रख के तो ये लिखी है, बहुत खूबसूरत लिखी है आपने। अभी मैं सुना रही हूँ आपको, बहुत खूबसूरत गजल है। क्यों छोड़ा हमारा जवाब,
मौसम भी इतनी जल्द बदलता नहीं तो फिर बदला है कैसे रंग तुम्हारा जवाब दो, क्यों छोड़ा तुमने साथ हमारा जवाब दो, क्यों छोड़ा तुमने साथ। क्या मिल सकेगा राह तलब में तुम्हें कोई, क्या मिल सकेगा राह तलब में तुम्हें कोई, हम जैसा कोई और दोबारा जवाब दो, क्यों छोड़ा तुमने साथ हमारा जवाब दो, खामोश किस लिए हो खुदारा जवाब दो, तुमने साथ। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको रात गए कि पुरौनक ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे आज के मेहमान हमारे साथ हैं तारिक जमील साहब हैं, मारूफ डायरेक्टर हैं, नासिर बशीर बहुत अच्छे शायर हैं और गुलशन जहान बहुत अच्छा गा रही हैं। मेरे कान में बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, ये आवाज़ें ख़त्म होंगी तो फिर मैं मज़ीद आज की बात कर सकूँगा। एक प्रोजेक्ट तारिक जमील साहब का था जंजालपुरा, बहुत मकबूल हुआ। अच्छा, उसमें ह्यूमर का पहलू, फ़िकाहिया चीज़ें थी, बहुत सारी मज़ाहिया चीज़ें थी और बड़े संजीदा मौज़ूआत भी थे। उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से ही बात की गई, ट्रांसजेंडर्स के इशू भी किए गए, तबकाती कशमकश की बात भी की गई, लेकिन ये सब कुछ हंसते खेलते हुआ। और मैं बहुत अरसे से ये सोचता रहा कि जिस तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर, हिस्से मज़ा इस कौम का है, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत ज़्यादा शदीद मौज़ूआत पर हमें बहुत गुस्से में आकर बात नहीं करनी चाहिए, मज़ाह का सहारा लेना चाहिए। बाज़ औक़ात ये होता है कि एक शगुफ्ता किरदार, एक शगुफ्ता जुमला, एक शगुफ्ता बात सारे मंजर को तब्दील कर देती है। तो तारिक साहब, ये सब कुछ ख्याल में था या ये अचानक हुआ? नहीं, ये तो ऐसा है कि वो मैं तो यहाँ ट्रांसफ़र होके आ गया कराची से, बल्कि कोयटा से, और प्रोग्राम करता रहा। तो उन दिनों शाहिद नदीम साहब हमारे जीएम थे। ये बुनियादी तौर पर उनका जो वो अजोका थिएटर है, उसके अंदर एक खेल था, जम जम जीवे जमनपुरा। ठीक। और वो बुनियादी तौर पर फैमिली प्लानिंग वालों की उसके लिए उन्होंने बनाया। ठीक। तो उनका ख्याल था कि ये है बहुत अच्छा और इसको टीवी पर क्यों ना हम प्रोड्यूस करें, 6-7 किस्तें कर दें, क्योंकि थिएटर में वो स्टेज हो रहा था 2-2.5 घंटे का एक खेल। तो इब्तिदा में कुछ ये था कि 5 एक किस्तें बन जाए। ठीक। तो मुझसे डिस्कस किया, मुझे कहा कि तारिक तुमने करना है और ये तो करो। तो मैंने वो देखा, पढ़ा, बहरहाल वो उनकी तो उसमें कास्टिंग और थी। ठीक। कुछ मैंने सजेस्ट किया कि नहीं, इसमें सर कास्टिंग वगैरह चेंज कर लेते हैं और इसका कुछ माहौल भी कुछ और तरह का करते हैं और अच्छा लगेगा। तो कहने लगे नहीं यार 5 ही एपिसोड करो। मैंने कहा 5 का कोई अदद नहीं, हमारे यहाँ क्वार्टर 13 एपिसोड का होता है।
ठीक। तो चलें हाफ क्वार्टर में कर लेते हैं, 7 एपिसोड कर लें। तो ये इब्तिदा हुई इसकी 7 एपिसोड से। ठीक। लेकिन जब वो उसकी हमने रिहर्सल शुरू की और उसमें कास्टिंग हुई, उस महमूद असलम क्या रोल किया उन्होंने महमूद असलम, उसमें अपने नैयर एजाज गुरु बना हुआ था, नसीम विक्की पहली दफा उसमें आया, इसी तरह अशरफ और खालिद भट्ट, और ये सब लोग इतने प्यार से माशा, आसिम बुखारी साहब जिनकी 3 बीवियां होती हैं, शेख साहब, एक और उसमें पता नहीं कौन, वो अरस्तु या क्या कोई ऐसा। तो 7 एपिसोड से बढ़कर जब देखा कि पॉपुलर बहुत हो गया है, बल्कि वो ऑन एयर जाने से पहले ही अंदाजा हो गया, तो हमने सोचा 13 कर लेते हैं। ठीक। वो बात बढ़ते बढ़ते 13 से 26 पे गई, 26 से 39 पे गई, और फिर पता नहीं वो 39 से भी आगे कितने एपिसोड वो उसके बिल्कुल हुए। असल में ना तो वो एक इंस्टेंट सक्सेस थी, मतलब उसके लिए कोई इश्तिहार चलाने, प्रोमोज की कुछ भी जरूरत नहीं थी। कुछ भी नहीं। असल में होता यह है कि डायरेक्टर के लेवल पर उसकी जो ऑब्जर्वेशन है, अगर डायरेक्टर सिर्फ महज स्क्रिप्ट लेकर और स्क्रिप्ट के ऊपर, क्या एक बुरा लफ्ज है मक्खी पे मक्खी मारना, सही, वो शुरू कर दे तो फिर कोई चीज निकलती नहीं। जब तक कि डायरेक्टर उस स्क्रिप्ट के साथ लिविंग ना शुरू कर दे, ठीक, और उस एटमॉस्फेयर को जान ना ले और उस माहौल में रहना ना शुरू कर दे, और ये उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन में होता है। मतलब मेरा बचपन जो है, बल्कि स्कूल एज जो बॉयहुड है, वो शेरवाला गेट के अंदर हमारा घर था। ठीक। और वहीं से मैं चूना मंडी, जहां डॉक्टर अनवर सज्जाद साहब के वालिद साहब का क्लिनिक भी था, उधर स्कूल था हमारा, और दूसरी तरफ हम सुबह सुबह कुलचे लेने जाते थे और मक्खन लेने जाते थे और रस पापे लेने जाते थे। तो वो जो था गलियां और वो बाजार और वो अंदरून शहर का जो माहौल था, वो मेरे बचपन में रचा बसा हुआ था। और शायद यही वजह है कि उसके हर जुमले में, हर मंजर में, हर किरदार में वो सारा कुछ रचा बसा और हकीकी नजर आता है। मजीद बात करेंगे लेकिन एक कॉल के बाद। जी जी जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब बोल रहे हैं? मैं तारिक बुखारी बोल रहा हूँ कराची से। जी, क्या कहना चाहेंगे? आपके प्रोग्राम की तारीफ सुनी, क्योंकि बहुत अच्छा प्रोग्राम है और माशाल्लाह सभी लोग इसकी तारीफें करते हैं, लेकिन तारिक जमील साहब से कुछ कहना चाहूंगा मैं। जी कहिए। अरे तारिक बुखारी साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, माशाल्लाह। आप ठीक है? बड़ी खुशी हुई आपने टेलीफोन किया, बल्कि आपसे पहले उन दोस्तों का भी शुक्रिया जो उससे पहले फोन कर चुके। क्या कहेंगे तारिक साहब? तारिक जमील साहब के साथ काम करके जो सीखा मैंने, और जो वो इसके आगे, उसके पहले भी मैं काम करता रहा था, और उसके आगे जो वो काम जो मैंने उनके साथ किया, उसके साथ जो मैंने आगे काम किया, तो मेरे बहुत काम आया। सही। मैं सीधे कहूंगा कि ये बहुत अच्छे डायरेक्टर, उसकी तारीफ मैं नहीं करता, पूरा पाकिस्तान जानता है। ठीक। लेकिन ये जो अदाकारी कर रहे हैं, ये उतने ही अच्छे अदाकार भी साबित हुए। तारिक साहब के साथ जब हमने काम किया था, जब हमें ये पता नहीं चला था कि तारिक भाई इतने अच्छे अदाकार भी होंगे, लेकिन जो इनकी हिदायतकारी की चीजें हैं, मैं सिर्फ एक वाकया अर्ज करूंगा इनके साथ का। जी जी। कि उसूली मौके पे इन्होंने समझौता नहीं किया। कैरेक्टराइजेशन पे अगर बात आई और किसी ने दखल अंदाजी की कोशिश करी कि ये कैरेक्टर फला से करा लो या फला से करा लो, तो इन्होंने उससे समझौता नहीं किया। इस बात का मैं इनको रिगार्ड करता हूँ और इनको सैल्यूट करता हूँ इस बात के ऊपर। अरे तारिक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो भी मुझे मौका दिया था, और वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। अरे बहुत शुक्रिया। अगर सीरियल थी हमारी, अगर जी 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 अमजद साहब की सीरियल थी, बिल्कुल बिल्कुल अमजद साहब लिखी हुई थी, और अगर वो हमने किया था। तारिक साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तारिक बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस ट्रांसमिशन में कॉल की। आपसे जो बुनियादी मकसद था जंजालपुरा को डिस्कस करने का, वो ये था कि बाज़ औक़ात बड़ी मुश्किल, तकलीफ दे, शदीद बातें बड़े सहल अंदाज में की जा सकती हैं। नासिर बशीर साहब आप जानते ही हैं, इन्होंने भी ये कारनामा किया है माशाअल्लाह। एक तो ये है कि आप शेर लिखें, दकीक और सकील शेर लिखें, जिसकी एक लिमिटेड ऑडियंस होती है, वो कोई बुरी चीज़ नहीं है। एक तरीका ये है कि आप
बच्चों के लिए लिखें और बच्चे उनसे इंस्पायर हो। वो शेर फिर एक नस्ल को याद रहता है। दो हमारे यहाँ 2-3 मिसालें हैं जब बड़े शायरों ने बच्चों के बारे में लिखा है, बच्चों के लिए लिखा है। एक तो अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा है, दूसरा सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब ने लिखा है, झूलने किसने नहीं पढ़ी, किसको याद नहीं है, टोट बटोट। और फिर बशीर मुंजर साहब, बशीर मुंजर बहुत अच्छा लिखा है। बहुत। अब जो है नासिर बशीर साहब, इन सिलेबस में इनकी नज़में भी आजकल शामिल हैं। और दिलचस्प बात यह है, इनकी बेटी है उजाला, बड़ी प्यारी बच्ची है। 10वीं जमात में जब उसको पेपर में सवाल आया तो अपने वालिद की नज़्म के बारे में आया, जरा उसका कुछ अहवाल बताएं। जी, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एजाज़ है मेरे लिए कि 10वीं जमात में साहने पेशावर के हवाले से मेरी नज़्म शामिल है, बहादुर बच्चे। ठीक। और 1 साल हो गया है वो शामिल हो गया, और दूसरी इस साल भी वो शामिल है। और बड़ी बात यह है कि इस साल मेरी बेटी ने 10वीं जमात के पेपर दिए, तो वो बहुत खुश थी इस बात पर कि मेरी नज़्म वो पढ़ रही है। अच्छा, मैं उन दिनों हज पे गया हुआ था, ये भी एक वाकया है। मैं हज पे गया हुआ था तो बेटी का फोन आया कि बाबा आज पता है कॉलेज में क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ, एकेडमी में क्या हुआ। गालिबन एकेडमी की बात थी या स्कूल की बात थी। तो कहा कि पता है क्या हुआ। मैं डर गया, मैंने कहा कोई वाकया, खुदा न खास्ता कोई ऐसा कुछ हो गया है जो मुझे बताना चाहते हैं ये। तो इसने कहा कि आज बाबा जब मिस ने नज़्म पढ़ाई ना आपकी बहादुर बच्चे शुरू करने लगी, तो वो कहने लगी कि भाई आज नज़्म उजाला के बाबा की लिखी हुई नज़्म है, तो आज यूं करें कि सब उनके लिए क्लैपिंग करें, वो हज पे गए हुए हैं, उनकी नज़्म फिर पढ़ेंगे हम। बहादुर बच्चे, बड़ी बात है। तो एक तो ये बात। फिर इस साल पंजाब के तमाम बोर्ड्स में क्योंकि यही किताब पढ़ाई जाती है, उन सब में फिर तशरीह के लिए सवाल भी इसमें से आए। और जो लाहौर बोर्ड में जो सवाल आया था वो मेरी बेटी कहती कि बाबा ये मैं सवाल सबसे पहले मैंने यही सवाल किया, तो ये उसे करना भी चाहिए। अच्छा, ये जो आपकी नज़्म है ना बहादुर बच्चे, ये हम इस प्रोग्राम के आखिर में सुनेंगे। बिल्कुल। इस वक्त हम आपसे मुल्तमस होंगे, दरख्वास्त करेंगे, ख्वाहिश का इजहार करेंगे कि कोई गजल सुनाए। आपका हुक्म होगा, कोई गजल सुनाए। मैं एक छोटी बहर में गजल सुना रहा हूँ। मैं एक और, देखने और दिखाने वाले, देखने और दिखाने वाले, हम हैं तस्वीर बनाने वाले। वाह वाह, बहुत अच्छे। देखने और दिखाने वाले, हम हैं तस्वीर बनाने वाले। हम सफर होते तो कुछ बात भी थी, हम सफर होते तो कुछ बात भी थी, दूर से हाथ हिलाने वाले। यार बहुत अच्छा शेर। हम सफर होते तो कुछ बात भी थी, दूर से हाथ हिलाने वाले, ढूंढते फिरते हैं अब मशकीज़े, ढूंढते फिरते हैं अब मशकीज़े, शहर को आग लगाने वाले। यार क्या अच्छा शेर। ढूंढते फिरते हैं अब मशकीज़े, बहुत शुक्रिया, शहर को आग लगाने वाले, मौत के साज पे हैं रक्स कुना, मौत के साज पे हैं रक्स कुना, ढोल की थाप पे गाने वाले। वाह वाह वाह। मौत के साज पे हैं रक्स कुना, ढोल की थाप पे गाने वाले, सुबह की लाश पे रो लेते हैं, सुबह की लाश पे रो लेते हैं, रात का जश्न मनाने वाले। कूजागर तू ही बता कौन है ये, कूजागर तू ही बता कौन है ये, खाक में खून मिलाने वाले। यार क्या अच्छा। कूजागर तू ही बता कौन है ये, खाक में खून मिलाने वाले, अब्र उस पार बरस जाते हैं, अब्र उस पार बरस जाते हैं, बिजलियां हम पे गिराने वाले। वाह। अब्र उस पार बरस जाते हैं, बिजलियां हम पे गिराने वाले, बूढ़े बरगद के तले दफन हुए वो हकायात सुनाने वाले। मगता है दश्तो सहरा में मिलेंगे नासिर, दश्तो सहरा में मिलेंगे नासिर, शहर को शहर बनाने वाले। वाह वाह वाह। दश्तो सहरा में मिलेंगे नासिर, शहर को शहर बनाने वाले, देखने और दिखाने वाले, हम हैं तस्वीर बनाने वाले। वाह वाह वाह। कैसी लगी आपको ये शायरी? बहुत आला, बहुत आला। अच्छा, जब कोई आदमी किसी दूसरे शख्स के फन से मुतासर होता है, इंस्पायर होता है, तो फिर उसका जी चाहता है कि वो अपनी फील्ड में कोई बेहतर चीज करे।
जी जरूर। तो अब आप क्या सुनाएंगे? मैं अभी एक पंजाबी सुना रही हूँ आपको। जी जरूर जरूर। फिल्मी गीत है और बड़ा खूबसूरत गीत है। अजे मैं नहीं उठोए वे तू जम जावई चन्ना तारे आदि रोए सुंजे दिल वाले भूले अजे मैं नहीं उठोए वे तू जम जावई चन्ना तारे आदि रोए सुंजे दिल वाले भूले। कंबदे हंजुआ दे दीवे हो के लेंदिए हवा कंबदे हंजुआ दे दीवे हो के लेंदिए हवा रही बिछियां ने अखियां घड़ियां दे नसा शाला जिंदा थी तेरे पैरों विच होए सुंजे दिल वाले भूए अजे मैं नहीं उठोए वे तू जम जावई चन्ना तारे आदि लोए सुंजे दिल वाले भूए। सतरांद झूले लेखी गुंजनान पैया सतरांद झूले लेखी गुंजनान पैया पर भी पलक न लगती निंदरो टूट गईया सोवे किन्ने जागदा थे मेरे नाल नाल रोए सुंजे दिल वाले भूए अजे मैं नहीं उठोए वे तू जम जावई चन्ना तारे आदि रोए सुंजे दिल वाले भूए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जैसे जैसे आप गाती जा रही हैं, इस ट्रांसमिशन का वक्त बढ़ता जा रहा है, ये रात आपकी आवाज के तवस्सुत से ज्यादा खूबसूरत होती जा रही बहुत है। शुक्रिया। बहुत लुत्फ बड़ी। अच्छा तारिक साहब, मुख्तलिफ जिंदगी के शेड्स और मुख्तलिफ रोल देखे आपने भी, और एक साहब ने, तारिक बुखारी साहब ने अभी जिक्र भी किया, डिजाइनर, फिर उसके बाद असिस्टेंट प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर और फिर एक्टर। सवाल ये है कि जब पीटीवी का प्रोड्यूसर जो होता था, जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं, उसकी मर्जी के बगैर तो एक्टर हिल नहीं सकता था, जरूरत नहीं होती थी, और वो बड़ा बॉस वाला रोल होता था। अब जब आप इस उम्र में एक्टिंग कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर को बॉस के तौर पे ट्रीट करते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मुश्किल होता है? नहीं, मुश्किल भी नहीं है। असल में बात को समझने की जरूरत है। हमारे बहुत सारे साथी जो रिटायरमेंट के बाद और एक्टिंग की एबिलिटी भी रखते थे और शौक भी रखते थे और आना भी चाहते थे, वो कुछ नाकाम हो गए इसलिए
कि वो बतौर एक्टर जब बुक हुए और कहीं सेट पर पहुंचे तो अपने डायरेक्टर को साथ ले गए। सही, अच्छी बात है। अब सेट पर हो गए 2 डायरेक्टर, तो कायनात की खुदाई भी एक खुदा चला है। हाँ हाँ, बयान ही इसी तरह, ड्रामे का एक ही डायरेक्टर होता है। ठीक। या तो मैं उसे मानूं, और अगर मैं उसे नहीं मानता तो फिर मुझे कोई हक नहीं उसकी प्रोडक्शन में काम करने का। ठीक। तो बहुत सारे हमारे नौजवान बच्चे और बड़े टैलेंटेड हैं, और ये तो हर जमाने में होता रहा है कि आउटस्टैंडिंग, गुड, एवरेज, बिलो एवरेज, हर तरह के हर फील्ड में लोग होते हैं। ठीक। तो डायरेक्टर मानना पड़ता है उसे, जो डायरेक्टर है। ठीक। और मैं उसे मानता हूं और उनके साथ काम करता हूं। अच्छा, इसमें ये बात तो मैं भी अपने है, डायरेक्टर को साथ नहीं ले जाता। अच्छा, उसमें ये बात भी है कि डायरेक्टर अपने आप को मनवाता भी है एक्टर से, सिर्फ ये बात नहीं है। असल में नहीं, मनवाने या ना मनवाने की बात नहीं है। मनवाता तो वो है जो इसको जरूरत पेश आ जाए मनवाने जाने की। ठीक। लेकिन जो होता है, हाँ, अब सेब को क्या जरूरत है ये बात मनवाए कि वो सेब है। इस पे मजीद बात होगी, लेकिन एक कॉल के बाद देखते हैं किससे क्या बात होती है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब? मैं मुल्तान से अजीजुर रहमान अंसारी बात कर रहा हूँ। जी अजीजुर रहमान अंसारी साहब, क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहता हूँ, बड़े प्यारा सा बंदा बैठा है आपके साथ, बड़ी मेरी बचपन की यादें हैं नासिर साहब के साथ। जी जी। मेरे मोहल्ले के, मेरे इलाके के, और मैं समझता हूँ कि मेरे शहर का फखर है नासिर साहब। सही। और आज टीवी पे देख के इनके अक्सर, वैसे तो अक्सर देखते रहते हैं, लेकिन आज एक वक्त है आपका, अकेले बैठे हुए हैं नासिर साहब को मैं देख रहा हूँ, खुशी हो रही है बहुत ज्यादा। और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज का वो वक्त याद आ गया जब तराब मिश्रा के मुशायरे हुआ करते थे वहां पर। तो कभी कभी हमें भी मतलब वहां पे जाने का इत्तेफाक होता था, कभी पढ़ने का भी इत्तेफाक भी हो जाया करता था। लेकिन नासिर साहब चूंकि अपने स्टाइल के बंदे थे, आज तक उसी स्टाइल में ही है, तो आज खुशी हो रही है नासिर को देख के, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। नासिर साहब मोहल्ले में इंतहाई संजीदा जो बच्चे थे ना, हमारी एज के, जो मेरे एज हुई है, हमारी उम्र के जितने भी लोग हैं, तो हम तो हंसी मजाक आपसी, लेकिन नासिर साहब का मिजाज ये था कि बड़े संजीदा थे, मोहल्ले में मिलनसार थे, हर किसी से प्यार से मोहब्बत से मिलते थे। अब तो खैर लाहौर चले गए, लेकिन उस वक्त नासिर साहब हर दोस्त से, इलाके के बुजुर्गों से और अपने हमउम्रों से बड़े प्यार से बस अपने सलाम दुआ किया। अब तक छोटे इनसे जो आमिर हैं, आमिर तो खैर वो खलंडरा है, तो हर किसी से गपशप, लेकिन नासिर साहब का अपना स्टाइल था। अजीज साहब, आपने फोन किया, हमारे मेहमान की इतनी तारीफ की। जब कोई हमारे मेहमान की इतनी तारीफ करता है तो वो हमारी इज्जत बढ़ाता है, हमारा मान बढ़ाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस ट्रांसमिशन में कॉल की। अच्छा नासिर साहब, इन्होंने तो आपको इंतहाई संजीदा आदमी बना के पेश कर दिया। मुझे यकीन है कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ, बहुत से मशाहिर से मुलाकात रही होगी, बहुत से मुशायरे पढ़े होंगे, किसी मुशायरे का कोई दिलचस्प वाकया, कोई मुनीर नियाजी का जुमला, कोई कतली छिपाई की बात? पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा कर दूं कि इन्होंने मुझे मेरा पुराना महल्ला याद दिला दिया, मुल्तान का महल्ला आगापुरा, और बहुत से लोग वहाँ देख रहे होंगे। और मेरे भाई आमिर का भी जिक्र किया, रात वो मेरे पास ही था, जो खलंडरा वाला। जी खलंडरा था, और वाकई वो खलंडरा, वो रात भी सैर करने के लिए मलेशिया गया है, और मैं उसको खुद चढ़ाने के लिए गया था जहाज पे। अच्छा, फिर आपने बात अभी की मुनीर नियाजी साहब के हवाले से, तो मैं यहीं से वाकया सुना देता हूँ। तो बहुत सी यादें हैं, बहुत सी बातें उनके हवाले से। अभी 9 अप्रैल को उनकी सालगिरह थी, हमने केक भी काटा उनके साथ, और मुशायरा भी था हमरा में, बेगम मुनीर नियाजी भी मौजूद थी। तो एक बार बाग-ए-जन्नत में एक मुशायरा था, तो वहाँ महाराज कथक भी मौजूद थे, मुनीर नियाजी साहब भी मौजूद थे। तो पहाड़ी पे दोनों बुजुर्ग पहाड़ी पे खड़े हुए थे ऊपर, और मैं हैरान था कि ये दोनों इतने बूढ़े बुजुर्ग हैं और ये पहाड़ी पे चढ़ कैसे गए, क्योंकि वहां तक पहुंचते पहुंचते मेरी भी सांस फूल चुकी थी। ठीक। तो मैंने ऊपर पहुंचते ही तो जाके मुनीर नियाजी साहब के सामने कोई बात कही, तो उसमें मैं का पहलू था, अना का पहलू था, कोई मैं जुमला मैंने बोला, और 2-3 दफा बोला जब, तो मुझे कहते हैं कि यार
इन्नी जल्दी महबूबियत दर्जे फायज ना हो जाए, हले सानू अपना महबूब बना। तो वाकई मुझे ये बात याद आई, एहसास हुआ मुझे कि वाकई ये अभी तो हम तिफले मकतब हैं, अभी तो हम छोटे हैं, अभी हमारे बड़े मौजूद हैं सर पे। तो अभी हमें इनको मानना है, इनको देखना है, इनको जानना है, इनको पहचानना है अभी हमने। तो मुझे ये उनकी बात ये आज तक याद आती है कि वो ये और क्या कमाल सेंस ऑफ ह्यूमर था मुनीर साहब। उनके साथ इंडिया भी हम गए, इंडिया के टूर भी पे हम इकट्ठे थे, फखर जमान साहब ले गए थे हमें साथ, तो वहाँ भी गए, उनके घर भी आना जाना हुआ करता था। बहुत यादें हैं, बहुत सी बातें हैं। उनकी खिड़की सी एक होती थी, दरीचा सा होता था, वहाँ से भी देखते थे कौन आया, नासिर बशीर आया, चल आ जा अंदर। तो वो कई बार खिड़की से देख भी करते थे, कईयों को बाहर से वो वापस कर दिया करते थे। वो मर्दम बेजार नहीं थे असल में, वो असल में मर्दम शनास थे। हाँ। वो पहचान लेते थे कि किसे मिलना है, किसे नहीं मिलना, ये उनकी खूबी थी। ठीक है, बैठ जाए साए दामान अहमद में मुनीर, और फिर सोचें वो बातें जिनको होना है अभी। क्या अच्छी बात है, क्या अच्छी बात है। नासिर कुछ सुनाए आप। मैं एक गजल पेश कर रहा हूँ। अगर हुजूम ने रास्ता दिया तो आऊंगा, अगर हुजूम ने रास्ता दिया तो आऊंगा, मैं सरगुज़श्ते सफर आप ही सुनाऊंगा। बहुत अच्छा। अगर हुजूम ने रास्ता दिया तो आऊंगा, मैं सरगुज़श्ते सफर आप ही सुनाऊंगा। बहुत अच्छे। मैं आज आंख से टपका हूं और खाक पे हूं, मैं आज आंख से टपका हूं और खाक पे हूं, कल आसमान पे जाऊंगा, जगमगाऊंगा। यार बहुत अच्छा। मैं आज आंख से टपका हूं और खाक पे बहुत हूं, अच्छा शेर। कल आसमान पे जाऊंगा, जगमगाऊंगा। अगर ये धूप तेरा जिस्म छूने आएगी, अगर ये धूप तेरा जिस्म छूने आएगी, मैं बादलों को तेरी छत पे खींच लाऊंगा। क्या बात। अगर ये धूप तेरा जिस्म छूने आएगी, मैं बादलों को तेरी छत पे खींच लाऊंगा। ये है नासिर बशीर असल। जरा सी देर रहूंगा तुम्हारी महफिल में, बात। जरा सी देर रहूंगा तुम्हारी महफिल में, फिर अपने जैसे ही लोगों में लौट जाऊंगा। बहुत अच्छे, बहुत। जरा सी देर रहूंगा तुम्हारी महफिल में, फिर अपने जैसे ही लोगों में लौट जाऊंगा। मैं देख लूंगा कि है कौन कौन दोस्त मेरा, मैं देख लूंगा कि है कौन कौन दोस्त मेरा, मैं जानबूझ के थोड़ा सा लड़खड़ाऊंगा। क्या बात। वाह वाह वाह। मैं देख लूंगा कि है कौन कौन दोस्त मेरा, मैं जानबूझ के थोड़ा सा लड़खड़ाऊंगा। क्या बात। मैं चुपके ना बेचूंगा खूने दिल अपना, मैं चुपके ना बेचूंगा खूने दिल अपना, गली में निकलूंगा आवाज भी लगाऊंगा। मैं चुपके ना बेचूंगा खूने दिल अपना, गली में निकलूंगा आवाज भी लगाऊंगा। जरा सी और पिलाओ कि होश आए मुझे, चाय की बात कर रहा हूँ जो अभी दूसरी दफा मैंने कर दिया। जरा सी और पिलाओ कि होश आए मुझे, वजाहत पेश करने की जरूरत नहीं है। जरा सी और पिलाओ कि होश आए मुझे, नहीं पीऊंगा तो कुछ और डगमगाऊंगा। जरा सी और पिलाओ कि होश आए मुझे, नहीं पीऊंगा तो कुछ और डगमगाऊंगा। मगता है मेरा जुनून है मजनू से कुछ अलग नासिर, मेरा जुनून है मजनू से कुछ अलग नासिर, सो अपने वास्ते सहरा भी खुद बनाऊंगा। मेरा जुनून है मजनू से कुछ अलग नासिर, सो अपने वास्ते सहरा भी खुद बनाऊंगा। अगर हुजूम ने रास्ता दिया तो आऊंगा, मैं सरगुज़श्ते सफर आप ही सुनाऊंगा। बहुत उम्दा, बहुत अच्छे। क्या इस बात को आगे बढ़ाएंगे लेकिन मौसीकी की शक्ल में क्या सुनाएंगी अब आप? मुझे लगता है कि हमारे मेहमान के साथ ही मेरा सारा वो एक सीक्वेंस बना हुआ है, वही सीक्वेंस बना हुआ है। इन्होंने भी एक ऐसी बात की रोमांटिक के हिसाब से, मतलब कि एक मेहनत की बात की है, मेहनत कश लगे मुझे। इसी तरह की मैं भी एक गीत है पंजाबी वो पेश कर रही हूँ। जरूर। तेरे पीछे आई मैं अपनी बना ले
बहुत ही अच्छे, थैंक यू। बहुत अच्छा। मैं तो आपकी हर गाने के बाद, हर गीत गज़ल के बाद आपकी तारीफ कर ही रहा हूँ, क्योंकि करनी चाहिए। अब आपकी तारीफ करवाते हैं एक डायरेक्टर से, कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत बड़ी अच्छा बात लग रहा है जी, मेरे लिए। माशाल्लाह। और एक वो जैसे कि वैसे आपने पहले ही तारुफ करवा दिया कि आवाज में एक सहराई कुशादगी है और एक जो सहरा की आवाज है। हाँ हाँ, और माशाल्लाह से अभी पिछले दिनों ही आपके प्रोग्राम में फतेह अली खान साहब जी, जो जी। हैदराबादी वो जी, जी। आए भी थे, कमाल के गायक हैं और उनकी शागिर्द हैं ये, हाँ। जैसा आपने बताया। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपना स्टाइल क्रिएट हो जाए, ठीक, उस्लूब नजर अपना आए, उस्लूब नजर आए, अपना उस्लूब अच्छा, नजर आए। संजीदा बातें हमने इस ट्रांसमिशन में काफ़ी की। मैं चाहता हूँ कि बड़ी दास्तानें हैं, बड़े वाक़यात हैं, इन्हीं स्टूडियोज में हुए हैं। तो किसी ड्रामे के सेट पे, और कोई एक ड्रामा नहीं है, राहें हैं, दुपट्टा है, जंजालपुरा है, वो बलबू अनगिनत है ना। तो किसी के सेट पे कोई वाक़या ऐसा जो आप शेयर करना चाहें, जिसमें अगर शगुफ्तगी का पहलू निकले तो वो एडिटेड वन। हाँ, ये तो अब आपने कोई ऐसी बात की। असल में मैं जिस जमाने में डायरेक्ट किया करता था, वो किया तो मैंने जंजालपुरा भी है, ठीक, राहें, दुपट्टा और भी कई अच्छे, मतलब उसमें मज़ाहिया प्रोग्राम भी हैं संजीदा, लेकिन मैं खुद संजीदा तबीयत होता था। ठीक, तो ऐसे बहुत कम मौके आए कि जिसमें कोई मज़ाहिया पहलू निकला हो। लेकिन एक वाकया मैं आपको किसी और का सुना देता हूँ। ठीक, हमारे एक आर्टिस्ट हैं एम वारसी, ठीक, जो जंगलूस में एक लीडिंग कैरेक्टर कर रहे थे। ठीक, तो उनकी इब्तिदा छोटे छोटे कैरेक्टर्स से हुई। तो कराची में एक प्ले हो रहा था, तो वो उस जमाने में लंबे लंबे सीन्स ठीक, होते थे। तो बादशाह तकरीर कर रहा है और ये कर और रहा किए है ही जा रहा है, और किए जा रहा है, और बड़ा आगे, और अपने एक दरबारी से कुछ कहा, दूसरे से कुछ कहा, और आखिर में दरबान के पास पहुंचा। ठीक, और दरबान ने कहा जो हुक्म आली जा। ठीक, अब वो सीन हो, बीच में खराबी आ जाए, रीटेक हो जाए, सीन हो, बीच में खराबी आ जाए, कुछ 10 टेकें हो गई। ठीक, बिल आखिर खुदा खुदा करके वो सीन हो ही गया। तो एंड जब उस तक पहुंचा, दरबान तक, उस दरबान तक, उसने कहना था जो हुक्म आली जा, तो कहता यस बॉस। तो इस तरह के कई वाकयात। एक और सुना कि ये जो अब देखें पीछे होराइजन लगा हुआ, जी। अब तो सीमेंटेड है, ठीक, पहले कपड़े का होता था। ठीक, तो लाइव ड्रामे चल रहे होते थे। तो एक प्ले चल रहा है और पता चला कि पीछे वो जो होराइजन है, जिसको आसमान दिखाया गया, उसके अंदर से एक बहुत बड़ा गोल सा कोई चीज यूं ट्रेवल कर रही, ठीक, और ट्रेवल करती करती फिर गायब हो जाती है। वो पता चला कि कैंटीन का लड़का अपने चाय के बर्तन ढूंढने आया। वैसे ये जो है ना, ये किस्से कहीं लिख लेने चाहिए। सरमद सरबाई साहब इस पे बहुत अच्छा लिखते हैं, और पाकिस्तान टेलीविजन की पुरानी यादगारें जैसी सरमद साहब ने लिखी हैं और जैसी आप बयान कर रहे हैं, ये तारीख बननी चाहिए, कोई किताब होनी चाहिए। वो शायरों के भी बड़े दिलचस्प वाकयात होते हैं, बहुत वाकयात होते हैं। लेकिन मुझे दुपट्टा के हवाले से भी एक वाकया याद आ रहा है। जिन दिनों से आपका दुपट्टा ड्रामा चल रहा था, बल्कि इसका इफ्तिताही फंक्शन था, यहाँ कहीं आपने कोई इसका फंक्शन भी किया था, तो उन दिनों मेरी शादी हुई थी, सन 2000 की बात है ये। मैंने आपसे कहा था कोई मज़ाहिया वाकया सुनाए, आप तो शायद मज़ाहिया वाकया ही है। हर शायर और हर इंसान की जिंदगी में सबसे मज़ाहिया वाकया यही होता है, और दर्दनाक भी बाद में यही बन जाता है। हाँ, जब आप घर जाएंगे फिर दर्दनाक। जी जी। तो मुझे याद है सन 2000 की बात है, मैं अकेला था, तो पहले अकेले थे, फिर बेगम साहब आगे, फिर हम दोनों लाहौर की सैर किया करते थे। एक दिन अलहमरा चला गया, तो वहाँ में जब हम बैठे थे, तो एक फोटोग्राफर है, हमारे दोस्त हैं, और वो एक अखबार में काम भी करते हैं, सहाफ़ी हैं, फिल्मी सहाफ़ी भी हैं, यामीन सिद्दीकी साहब।
वो आए तो उन्होंने पहले तो जल्दी से उन्होंने कैमरे से वो क्लिक करना शुरू कर दिया। उस वक्त मोबाइल नहीं होते थे इतने ज्यादा, तो उन्होंने फोटो बनाए बहुत सारे कि यार नया जोड़ा है तो फोटो बनाए और फिर आपको कहते पेश करेंगे। तो जब फोटो बना चुके तो उन्होंने अपना बैग खोला कैमरे वाला, उसमें से एक दुपट्टा निकाला। मैंने कहा ये क्या है? कहता है ये मैं अपनी भाभी को मैं सर पे उड़ाऊंगा। मैं कहा ये है कहाँ से आया है? कहते यार आज टीवी गया था तो वहाँ उसका प्रीमियर शो था, दुपट्टा ड्रामा शुरू हो रहा है तारिक जमील साहब का, तो वहाँ उन्होंने सबको दुपट्टे दिए थे। क्यों ये वाकई सच है, दुपट्टे दिए थे आपने? ये तो मुझे अब याद नहीं है। दुपट्टे दिए गए थे, वो एक बंदा आपको मिल गया है, वो उस पे खामोशी इख्तियार की जाए, वरना बहुत सारे लोग दुपट्टे के तलबगार। अच्छा, शायरी के हवाले से मैं आपको अगर इजाजत दे तो छोटा सा, जी वो मेरे वालिद साहब से मुतालिक। जी, पेशावर में शादियों में दो चीजें बड़ी कॉमन हुआ करती थी, एक तो कव्वाली और दूसरा ये कि दूल्हे के लिए सेहरा कहना। सेहरा। तो दूल्हे के जो दोस्त होते थे वो बड़े एहतमाम से सेहरा न सिर्फ लिखते थे या लिखवाते थे, और बड़ा फ्रेम करके पढ़ते थे बारात में और पेश किया जाता था। तो मेरे अब्बू के एक दोस्त थे नसीर जान चाचा, उनकी शादी आ गई। ठीक। अब वो तय किया कि भाई सेहरा लिखना है, और सबसे गहरे दोस्त मेरे वालिद साहब, तो कहीं अनारकली में घूम रहे थे। ठीक। तो वहीं ऐबक के मज़ार के पास मेरे अब्बू को पता था कि यहाँ एहसान दानिश साहब रहते हैं। ठीक। क्यों ना इनसे लिखवा लिया जाए। अब वो तो मिजाज के बड़े और तरह के आदमी थे। ये दोनों सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुंच गए। उन्होंने कहा जी आपसे मिलने आए। अब वो समझे कि कोई मेरे मद्दाह है क्या। बिल आखिर इन्होंने अपनी वो अर्जदाश्त पेश की कि जी मेरा ये दोस्त है, इसकी शादी होने में, तो हम आए हैं कि आप एक सेहरा लिख दें। उनको अंदर बड़ा ताव आया कि जाहिर है एहसान दानिश, एहसान दानिश। वो थोड़ी देर तो चुप बैठे रहे, फिर कहने लगे कि मियाँ बात यह है कि सेहरा तो हम लिख देंगे, लेकिन एक शर्त है कि सेहरे से पहले हम एक मरसिया लिखा करते। ये मेरी बात हो गई ना, मेरी बात से आप आ गए। तो वो समझ गए कि ये क्या जवाब मिला है। वो असल में गलत शख्स से गलत फरमाइश कर रही है। अच्छा, मौसीकी का सिलसिला भी जारी रहना चाहिए, आपसे बातें होंगी। अब क्या सुना रही हैं आप? अभी मैं आपको जो हमारे प्रोग्राम के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उनकी एक कंपोजिशन है बहुत खूबसूरत, मोहसिन रजा साहब की गज़ल आपकी नज़र। जी जरूर। और स्पेशली मोहसिन साहब को मैं डेडिकेट कर रही हूँ। जी जरूर।
बहुत अच्छा, आपका शुक्रिया, आप इतना अच्छा गा रहे हैं, बहुत लुत्फ आ रहा है आपको सुनने का। अब ना हमारे प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और जल्दी जल्दी बात करेंगे अपने मेहमानों से। एक इस ट्रांसमिशन में हम बड़े शौक से सवाल करते हैं और आखिर में जितने लोग इस साइड पे बैठे होते हैं, ये जीनियसेस होते हैं, दानिश्वर होते हैं, अपनी अपनी फील्ड के माहिर होते हैं, तो सवाल ये होता है हमारा कि हमारे माशरे में, समाज में अजीब तरह की शिद्दत पसंदी आ गई है। दूसरे को कबूल करना हम तकरीबन भूल ही गए हैं और जो माशरे में जमालियात का पहलू था, जो सॉफ्टर इमेज था हमारी सोसाइटी का, वो मफकूद होता जा रहा है। हम उस लताफत से, उस मोहब्बत से, उस खुलूस से, भाईचारे से महरूम से होते जा रहे हैं। अच्छा, ये माशरे में क्यों हुआ, ये एक अलहदा दास्तान है जिस पर सर पीटने का कोई फायदा नहीं। जो होना था सो हो गया। अब जो दानिश्वर हैं इस दौर के, उनसे ये जरूर पूछना चाहिए, मशवरा करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए कि अब क्या किया जाए। जी तारिक साहब। ये तो अमार भाई आपने बहुत एक ऐसा सवाल उठाया है कि जो वाक़तन यानी हमारी सोसाइटी में ये जो बर्दाश्त न करने का एलिमेंट है, सही, ये कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सही। क्यों बढ़ा है, मतलब इस पे नहीं बहस करनी, हाँ, लेकिन क्यों बढ़ा है, हाँ, अब क्या करना है, अब करना मैंने अभी मुनीर साहब का एक शेर आपको सुना और वो नात का शेर। ठीक। बैठ जाएं साये दामाने अहमद में मुनीर, वाह। और फिर सोचें वो बातें जिनको होना है अभी। वाह। अपने नबी की जो रहमत आलम है, जो रहमतुल्लिल आलमीन, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, कायनात के लिए रहमत करना सीखें। ठीक है, रहम करना सीखें, बहुत अच्छी बात, प्यार करना सीखें। बहुत ही अच्छी बात की आपने। लड़ना भिड़ना क्या, ये तो हमें सिखाया नहीं गया। सही। ये जो तालीम जिस पर हम अमल पैरा हैं, हाँ। ये हमारे नबी की नहीं है। सही। वो तो रहमत आलम, वो तो यहूदन कूड़ा फेंकती थी, आप दुआ दे के चले जाओ। सही। रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे, आप दुआ देते थे। लहू लुहान कर दिया ताइफ की वादी में, आपने दुआ दी। सही। तो ये जो ना बर्दाश्त करने वाला एलिमेंट है, ये तो हमारा नहीं। बिल्कुल सही है। अच्छा, इस मसले पे नासिर बशीर ने बहुत काम किया हुआ है, मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन एक कॉल भी है, कॉल भी लेते हैं, देखते हैं किससे क्या बात होती है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कौन सा आप बोल रहे हैं? जामीर खान जी, मैं यूनियन का सदर बोल रहा हूँ। जामीर खान जी, क्या कहना चाहिए? ओहो सर जी, सबसे पहले मैं जो आपका ये प्रोग्राम देख रहा हूँ रात के, आप यकीन कीजिए कि वाकई ये हमारे जो इस वक्त जो पाकिस्तान में जितनी भी है, जो मुश्किल से या और जिस हालात से हम दो चार हैं, ये वाद प्रोग्राम है जो इंसान को रिलीफ देता है ज़हनी तौर पे। तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा अच्छी गुफ्तगू हो रही है आपकी, मेहरबानी। और माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जो हमारे प्रोड्यूसर हैं मोहसिन जाफर साहब, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने तारिक जमील जैसे हमारे उस्ताद, उस पुराने डायरेक्टर साहब आज बैठाए हुए हैं। इन स्टूडियो में इनका बहुत बड़ा अहम किरदार रहा। सही। और तारिक जमील जैसे इंसानों ने बहुत ड्रामे किए 50 मिनट के, इन स्टूडियो में रौनकें बात हुई। और यकीन करें आप, पूरी टीम, जितने हमारे प्रोड्यूसर से लेकर, मेजबानी से लेकर, तारिक जमील से लेकर, कैमरामैन, इंजीनियर, जितने लोग बैठे हैं, मैं सकता हूँ सेट डिजाइनर का भी आप देख लें, कितने खूबसूरत सेट लगा है। और हम देख रहे हैं, और पाकिस्तान टेलीविजन में हम ये लग रहा है कि हम पीछे फिर उधर चले गए, जहां से ये रौनकें छोड़ी थी वहां रौनकें हो गई हैं। इन रौनकों में चेयरमैन ताउला कासमी साहब का भी अहम शुक्रिया अदा करता हूँ कि यही प्रोग्राम है, ये 2 दिन की जगह 4 दिन होना चाहिए। सही। क्योंकि रात के टाइम 12 बजे के बाद असल लोग अपने ज़हन के साथ रिलीफ समझते हैं अपने आप को, और सुकून के साथ प्रोग्राम देखते हैं, उनको टाइम मिलता है। और माशाल्लाह सामने दानिश
बाहर हमारे लोग जो बैठे हुए हैं, गुफ्तगू सुनते हैं उनकी, हमारे माशरे में क्या हो रहा है, हम किस तरह गुजर रहे हैं, क्या हमारे में कमी है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे क्या करना चाहिए। ये लोग तारिक जमील जैसे ये साथ मेरे हमारे दानिशदार लोग बैठे हैं, इनकी बातों सुनने से हमारी सोच में भी इजाफा होता है। बिल्कुल और सही हमारे है जो जहांगीर खान साहब, चीजें भी बढ़ती हैं। हाँ जहांगीर खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो कलमात हमारे प्रोग्राम के बारे में कहे वो हमारे लिए बड़ी इज्जत का सबब है। मैं आपसे मजीद बात करता, लेकिन प्रोग्राम का वक्त अब तकरीबन ख़त्म होने वाला है। मैंने कुछ कलमात नासिर बशीर साहब से ज़रूर लेने हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इज्जत बढ़ाई। नासिर बशीर, एक तो नज़्म वो जो आपने लिखा बहादुर बच्चे, वो हमने आपसे सुननी है, और जो मेरा इनसे सवाल था अगर मुख्तसरन उसका जवाब हो सके। जी बस छोटी सी बात मेरे नज़दीक तो ये है कि हमें खुद गर्जी के दायरे से निकल के दूसरों की तरफ देखने की आदत डालनी चाहिए। अगर हम दूसरों के दिलों में झांकते हैं, उनके अंदर देखते हैं, उनके दर्द को पहचानते हैं, उनको जानते हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिर अपना आप हमारा ख़त्म हो जाता है और फिर दूसरे को हम मानना शुरू कर देते हैं। सही। जब दूसरे की अहमियत का हमें इदराक हो, एहसास हो, तो मैं समझता हूँ कि फिर माशरा हमारा खूबसूरत हो सकता है। बिल्कुल सही बात। शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था आहा। अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो बहुत अच्छा, बच्चे पेश करता हूँ। ये वो थोड़ा सा मैं चाहूंगा इसका सियाक़ो सबाक मुख्तसरन। जी ये आपको याद है कि 2014 में जो पिशावर में आरबी पब्लिक स्कूल पर जो दहशतगर्दों ने हमला किया, उसमें बहुत सारे बच्चे शहीद हो गए थे। तो उन दिनों फिर ये महसूस की गई, ज़रूरत महसूस की गई पंजाब के टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से कि इसमें कोई नज़में शामिल की जाएं और कहानियां शामिल की जाएं, इस हवाले से कि जो बच्चों में ज़िंदगी से मोहब्बत का जज्बा बेदार करें। अब पता है पुरानी शायरी हमारी सारी वो यही है कि ज़िंदगी फना पजीर है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाने वाली है। तो ऐसे कि उम्मीद का पैगाम एक दिया जाए कि बच्चे बेखौफ होकर स्कूल जाएं और बेखौफ होकर सड़कों पर जाएं। तो ये इसमें पैगाम है नज़्म में। तो मैंने ये चंद शेर कहे जो इस किताब में शामिल हैं 10वीं जमात के सिलेबस में। बहादुर बच्चे, पाकिस्तानी बच्चे हैं हम से इतना प्यार हमें, पाकिस्तानी बच्चे हैं हम से इतना प्यार हमें, अपने अंदर के दुश्मन से लड़ना है इस बार हमें। दरिया में तो ज्ञानी है, मझधार में कश्ती ठहरी है, दरिया में तो ज्ञानी है, मझधार में कश्ती ठहरी है, लेकिन हमने सोच लिया है जाना है उस पार हमें। बहुत अच्छे। कलियां दिल की खिल जाएंगी, बादे सबा इठलाएगी, कलियां दिल की खिल जाएंगी, बादे सबा इठलाएगी, फसले बहार है आने वाली, दिखते हैं आसार हमें। वाह। सेने चमन की मिट्टी को हम अपने खून से सेंचेंगे, सेने चमन की मिट्टी को हम अपने खून से सेंचेंगे, इसका एक एक सहरा आखिर करना है गुलजार हमें। वाह। हम आंखों में सपने लेकर आगे बढ़ते जाएंगे, हम आंखों में सपने लेकर आगे बढ़ते जाएंगे, मौत से हमको डर नहीं लगता, जीने से है प्यार हमें। वाह। लगता है मंजिल पर पहुंचेंगे एक दिन, वहीं क़याम करेंगे हम, मंजिल पर पहुंचेंगे एक दिन, वहीं क़याम करेंगे हम, रोक नहीं सकती है नासिर कोई भी दीवार हमें। पाकिस्तानी बच्चे हैं हम से इतना प्यार हमें, अपने अंदर के दुश्मन से लड़ना है इस बार हमें। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। अब मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप इस ट्रांसमिशन में तशरीफ लाए। आपका अभी शुक्रिया नहीं अदा करना, मैं सिर्फ बस वो जो क्लोजिंग रिमार्क्स होते हैं, मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात थी कि तारिक साहब से बात हुई, नासिर बशीर साहब से मुलाकात हुई, आपने इतना अच्छा गाया। सिर्फ लोगों को ये बताना मकसूद है कि हम नफरतें करने वाले, झगड़े करने वाले लोग नहीं हैं, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम शेर लिखने वाले लोग हैं, हम अपने फ़नून से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और हम अपने मौसीकारों से, गुलूकारों की इज्जत करने वाले लोग हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, लेकिन आपका शुक्रिया इसलिए नहीं कि आपकी आवाज़ पर हमने इस प्रोग्राम को ख़त्म करना है, अब ये आप पे मुनहसर है, आप हमारे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। अभी मैं एक हैप्पी सॉन्ग आपको सुना रही हूँ। जी प्लीज़। और आप सबका शुक्रिया, मैं शुक्रिया करना चाहूँगी कि इतने बड़े हस्तियाँ मेरे सामने बैठी हैं जिनको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, और अच्छे अच्छे हमें एंटरटेन के लिए हम प्रोग्राम दिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मेरे प्रोग्राम में इनका आना हुआ,
बहुत 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 शुक्रिया आप सबका। झांझर दी पावा छनका झांझर दी पावा छनका नैना चुड़दा खुमार लगदा है दिनों इंतजार देगा कदों मेरा प्यार झांझर दी पावा छनका दिल च सजाए ने नजरां दे फुल ओदी नवां च बिछाए ने सदरां दे ख्वाब लखां दिल च सजाए ने होइयां ने सावां बेकरार होइयां ने सावां उड़दा दुपट्टा बार बार दुनिया दी कहंदी चमका आवेगा कदों मेरा प्यार झांझर दी पावा छनका होवेगी दस दे कि सानू गल बात होवेगी माही जदों मिलेगा मैं जान के नहीं बोलना होटा दी किताब नू मैं छेती नहीं बोलना माही जदों मिलेगा मैं जान के नहीं बोलना होटा दी किताब नू मैं छेती नहीं मिनता करावांगी हजार पक्के लावांगी इकरार उड़ना सतामी दिल आवेगा कदों मेरा प्यार झांझर दी पावा छनका नैना चों दुजदा खुमार लगदा है दिलों इंतजार आवेगा कदों मेरा प्यार